ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले कुछ लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाए। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे सेंट्रल प्रॉब्लम, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पे हमने ये देखा था कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लेकिन दोनों को कंपलसरी हमको सिलेक्ट करना ही है। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, है ना। ये एक एग्जांपल लिए थे जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स का प्रॉब्लम था, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम देखे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। अब बात यह है कि ये कर्व क्या होता है। कर्व का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी चीज को जब हम ग्राफ में डालें और पॉइंट्स को जोड़ें तो कर्व आएगा और उस कर्व को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्ड से समझना है पॉसिबिलिटी, यानी प्रोडक्शन कितना पॉसिबल है ना, कितना पॉसिबल है। तो सर ये है क्या? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग। क्या शो कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सॉरी परफॉर्मेंस नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत धीरे धीरे चलेंगे सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। एग्जांपल, ठीक है। एक फैक्ट्री है जहां पे 10 मशीन्स लगे हुए हैं और एक मशीन में 10 यूनिट्स बन सकता है। ठीक है, मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। अगर एक दिन में हम एक मशीन को चलाएं तो एक मशीन हमको कितने यूनिट्स बनाकर देगा? 10। तो टोटल फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना आ जाएगा? 10 मशीन्स इंटू 10 यूनिट्स, कितना आ गया? 100 यूनिट्स। ठीक है। क्या बात हुआ कि अगर एक फैक्ट्री में 10 मशीन है और एक मशीन को अगर हम दिन भर चलाएं तो 10 यूनिट्स बनेगा, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 10 मशीन चलेगा और एक यूनिट 10 यूनिट्स बनाएगा, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने तय कर लिया। ठीक है, डे 1 में साथ साथ आप लिखते जाएंगे, है ना। डे 1 में क्या हुआ? 5 मशीन्स हमने चलाया, ऑपरेट किए। ठीक है, मशीन कितने ऑपरेट हुए? 5। मशीन थे कितने? 10। 10 में से 5 मशीन को चलाया गया, तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? प्रोडक्शन हुआ 5 मशीन इंटू एक मशीन 10 यूनिट्स बनाएगा, तो 50 यूनिट्स। ठीक है, ये तो सर बहुत ही सिंपल है, बहुत, ये तो मैथ्स है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? यहां पे हमको समझना क्या है? समझना ये है कि हमारे पास मशीन कितने थे बेटा? 10।
हमने ऑपरेट कितने किए सर? 5। क्या 5 ऑपरेट करने की वजह से हमारे पॉसिबल, वर्ड याद रखने का है, क्या पॉसिबल प्रोडक्शन में कोई चेंज आएगा क्या? पॉसिबल तो आज भी है कि अगर हम 10 मशीन चलाएं तो हम 100 के 100 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन हम कितना मशीन चलाए? 5। तो इसीलिए एक्चुअल वर्ड यूज किया गया यहां पे। कौन सा वर्ड यूज किया गया? एक्चुअल। यानी एक्चुअली प्रोड्यूस कितना हुआ? 50। लेकिन हम चाहते अगर और 10 के 10 मशीन चला देते तो क्या प्रोडक्शन 100 यूनिट्स पॉसिबल था या नहीं था? बिल्कुल था। इसका मतलब हमारी वजह से, क्योंकि हमने मशीन को कम ऑपरेट किया या कम मशीन्स को चलाया, तो इसीलिए प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। सेम डे 2 में अगर हम 8 मशीन्स ऑपरेट करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन, आपको वर्ड बहुत ध्यान से देखना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा सर? 8 मशीन, एक मशीन 10 यूनिट्स, तो सर टोटल 80 यूनिट्स बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सेम डे 2 में हम चाहते तो 10 के 10 मशीन को ऑपरेट कर सकते थे। पॉसिबल प्रोडक्शन कितना था? 100 का 100 था। लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन कितना किए? मान लो मार्केट में जरूरत नहीं था उतने का, तो हमने प्रोडक्शन कितना किया? 80। क्या पॉसिबल प्रोडक्शन में कोई चेंज आया क्या? नहीं सर, कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे साथ साथ। इसका मतलब ड्यू टू, हमारे पास कितने मशीन थे सर? 10। लेकिन हमने यूटिलाइज कितना किया? 5 या 8। यानी हमने क्या किया? अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ऑफ रिसोर्सेस। मशीन एक रिसोर्स है हमारा। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये कैपिटल में आएगा क्योंकि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन gets affected, but not the possible production। बेटा बहुत छोटी सी चीज है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ध्यान से समझना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन और पॉसिबल प्रोडक्शन में फर्क है। पॉसिबल प्रोडक्शन मतलब हम कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक्चुअल मतलब हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पॉसिबल प्रोडक्शन 100 यूनिट था, लेकिन क्योंकि हम मशीन को अंडर यूटिलाइज किए, अंडर यूटिलाइज मतलब हम 10 के 10 यूज कर सकते थे लेकिन हमने कम किया, इसीलिए एक्चुअल प्रोडक्शन तो चेंज हो गया, देखो 50 से 80 हो गया, लेकिन पॉसिबल प्रोडक्शन अभी भी 100 का 100 ही है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, इतना आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए इतना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। पहले हमारे पास कितने मशीन थे? 10। ठीक है, 9।
if we increase the number of machines by 1 unit। अब मैंने क्या किया, मशीन को ही बढ़ा दिया। पहले अपन क्या कर रहे थे, मशीन को कम 10 के 10 ही थे, लेकिन 10 में से हम 5 या 8 यूज कर रहे थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, मशीन को ही बढ़ा दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ बेटा, पॉसिबल, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉसिबल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। सर पहले 10 मशीन थी, लेकिन अब कितनी मशीन हो गई, 11 मशीन। एक मशीन कितने यूनिट्स बनाएंगे, 10 यूनिट्स बनाएंगे। तो पॉसिबल प्रोडक्शन कितना हो गया, 110। अब हम इस 110 में से कितना मशीन यूज करेंगे उसके हिसाब से एक्चुअल प्रोडक्शन आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि हम 110 यूनिट्स बना ले। हाँ सर है। इसका मतलब फिर से एक पॉइंट नोट करने के लिए आ गया, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेस। अब क्या हुआ, देखो वहां पे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कम हो रहा था, रिसोर्सेस कम नहीं हो रहे थे, रिसोर्स को यूटिलाइज कम किया जा रहा था। लेकिन यहां पे रिसोर्स को ही बढ़ा दिया जा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और इसी के साथ साथ सेम, ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर ऑफ मशीन्स को घटा दूं, ठीक है ना, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और डिक्रीज इन रिसोर्स में फर्क है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जैसे हम 10 में से 5 या 8 यूज कर रहे थे, लेकिन डिक्रीज इन रिसोर्स मतलब 10 में से एक मशीन ही मैंने हटा दिया, फैक्ट्री में था ही नहीं, तब जाके पॉसिबल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो एक और पॉइंट इसमें आ गया, लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन डज नॉट अफेक्ट। किसको अफेक्ट नहीं करता है, प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है ना। एक्चुअल मतलब हम हो सकता है तो ओवर यूटिलाइज करें, हो सकता है अंडर यूटिलाइज करें। ठीक है, यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन मतलब सर एक मशीन से जो 10 यूनिट्स बन रहे थे, हमने उसको ज्यादा देर के लिए चला दिया, ठीक है, दिन भर फुल बिना विदाउट एनी ब्रेक उसको चलाते गए, तो 10 से हो सकता है 12 यूनिट्स बन जाए। लेकिन पॉसिबल प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना, ये हम हर टाइम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है वो हमारे पॉसिबल प्रोडक्शन को चेंज या अफेक्ट कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। ठीक है, देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके आगे मैं वो पॉइंट को लिखाऊंगा। टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड करेंगे, ठीक है, अपग्रेड करेंगे या अपडेट करेंगे या इंप्रूव करेंगे, तो उससे हमारा जो पॉसिबल प्रोडक्शन है वो हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो पहले जो हमारे पास प्रिंटर होता था, है ना, इंकजेट प्रिंटर जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत स्लो प्रिंटिंग करता है, ठीक है, तो उसमें एक मिनट में अंदाज में मान लो 10-15 पेज अगर प्रिंट होता है, तो आज की डेट में जो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर जिसको हम बोलते हैं, क्या वो भी उतने ही पेजेस प्रिंट करेगा या ज्यादा करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा करेगा। यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किए, है ना, पहले स्लो स्लो प्रोडक्शन होता था या स्लो स्लो प्रिंटिंग होता था, वैसे अब जैसे हमने टेक्नोलॉजी को चेंज किया तो हमारा प्रिंटिंग जो था वो स्पीड हो गया। आप कोई भी जगह पे उठा के देख लो, अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है तो हमेशा प्रोडक्शन बढ़ रहा है एट द सेम टाइम, है ना। यानी एक मिनट में जहां पे वो 10 पेज प्रिंट कर रहा था, यहां पे वही प्रिंटर एक मिनट में 10 से ज्यादा करेगा। बोलने का मतलब एक मिनट में ही दोनों अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी में ज्यादा पेजेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया? चेंज इन टेक्नोलॉजी या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी increases the production possibility। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज करता है। हाँ, ये ऑब्वियस सा बात है, अगर हम एग्जिस्टिंग से ओल्ड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ये जनरली क्या कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आता भी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, assumptions behind PP कर्व, है ना। तो ये पीपी कर्व क्या होता है वो तो समझ में आ गया कि सर जब हम अपने प्रोडक्शन के पॉसिबल या पॉसिबिलिटीज को ग्राफ में डाल दें और पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दें तो जो कर्व मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, तो इसके पीछे कुछ एजम्पशंस होते हैं। और पहला देखो, ग्राफ में हमको पता है ये एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है। ग्राफ कोई भी तरीके से बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां पे हमको ये पता है कि ग्राफ में दो साइड होता है, एक्स और वाई। पहला कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है? ओनली टू गुड्स इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं,
हैं सर ऐसे? हाँ बेटा, ये क्यों ऐसा एजम्पशन क्यों लिया गया वो भी हम देखेंगे, और गुड्स को कैसे दो कैटेगरी में बांटेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला बात, ऐसा एजम्पशन क्यों लिया गया? ऐसा एजम्पशन इसलिए लिया गया क्योंकि जब हम पॉसिबिलिटीज को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो बेटा दो ही साइड है, यानी कि हम y के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, y के पॉसिबल यूनिट्स और x के पॉसिबल यूनिट्स को ही ग्राफ में डाल सकते हैं। अगर मेरे पास 3 गुड्स हो गए तो मैं तीसरे के यूनिट्स को कहां डालूंगा? जगह ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसा एजम्पशन लिया गया ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशंस, है ना? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन हम गुड एजम्पशन लेते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स या दो प्रकार के गुड्स ही प्रोडक्शन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, इतने सारे अनलिमिटेड, हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको कैसे दो कैटेगरी में बांट दिया जाए? सिर्फ दो कैटेगरी में कैसे बांटेंगे गुड्स को? देखो, हम क्या करेंगे, दो ग्रुप ऑफ गुड्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास। एक कैटेगरी हमने बनाया वॉर गुड्स। वॉर गुड्स यानी सर वॉर जब भी होगा, जो भी गुड्स हमको काम आएंगे वॉर लड़ने के लिए या वॉर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वो सारे किस में आ गए? वॉर गुड्स में। और इसके अलावा ध्यान से सुनना, इसके अलावा बाकी सारे के सारे गुड्स, जितने भी गुड्स हैं वो कहां आ जाएंगे? नॉन वॉर गुड्स में। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मान लो एक्स साइड में मैंने वॉर गुड्स ले लिया, तो वाई साइड में मैं क्या ले लूंगा? नॉन वॉर गुड्स। अब हो गया ना? वैसे ही एक और एग्जांपल है, मान लो खाने के जितने भी गुड्स हैं उसको मैंने किस में डाल दिया? फूड आइटम्स में। और जो जितने भी गुड्स जो नहीं खाए जा सकते वो कहां आ गए? नॉन फूड आइटम्स में। ठीक है, यानी सेम चीज, एक्स में अगर मैं फूड आइटम्स लेता हूं तो यहां पे खाने के जितने भी सामान हैं वो यहां आ जाएंगे, और जो खाने के नहीं हैं वो सब के सब कहां आ जाएंगे? वाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हो गया, हमने गुड्स को कैसे डिवाइड कर दिया? टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा, रिसोर्सेस आर गिवन एंड, ये इंपॉर्टेंट है, रिमेन अनचेंज्ड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस आर गिवन का मतलब क्या है? सर हमको प्रोडक्शन करने में जो भी रिसोर्सेस है वो हमारे पास है अवेलेबल, गिवन हमारे पास है। रिमेन अनचेंज क्यों सर? अनचेंज क्यों? ध्यान से देखो, अभी अभी हम यहां पे क्या लिखे थे, ठीक है, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या चेंज हो जा रहा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको अनचेंज नहीं करेंगे तो जैसे रिसोर्स चेंज हो जाएगा
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी यूनिट्स चेंज हो जाएगा। यूनिट चेंज हो जाएगा तो हम ग्राफ में प्लॉट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि रिसोर्सेस अनचेंज्ड है, यानी जितना हमारे पास दिया हुआ है उतना ही, उससे रिसोर्सेस ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा या घटेगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा और हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साइड में आप लिख लो, बिकॉज इफ resources will change, production possibility will also change, ठीक है ना। और इसी तरीके से तीसरा एजम्पशन आ जाएगा, टेक्नोलॉजी is given and remains होगा, यहां भी यस लगा दो, unchanged। रीजन सेम है कि अभी अभी हम देखे थे, चेंज इन टेक्नोलॉजी या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को। और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गया तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी गिवन है और रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। ठीक है, लास्ट assumption, all the resources are not equally efficient in production of both the goods, ठीक है। सर ये क्या क्या है, फोर्थ वाला तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑल द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है। सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। सर ये बोथ वर्ड क्यों आया, बोथ वर्ड इसलिए आया या तो वॉर गुड्स या नॉन वॉर गुड्स, है ना। तो सारे रिसोर्सेस एक बराबर के नहीं होते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक। अब ये ऐसा एजम्पशन क्यों लिया गया उस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम इस एजम्पशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों एजम्पशन लिया गया। तब तक के लिए आप इसको पढ़ के रखेंगे, किसको, पीपी कर को। पीपी कर क्या होता है, रिसोर्सेस बढ़ने या घटने पर क्या होगा, टेक्नोलॉजी से क्या चेंजेस आएगा, और एजम्पशंस क्या थे, अंडर यूटिलाइजेशन ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होगा, सब कुछ आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, सो दैट हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।